कुछ लोगों में गलती से जैसे उनको पता नहीं होता कि कोई इन्फेक्शन हुआ, फोड़ा फुंसी को उन्होंने बटक्स के ऊपर में जो फोड़ा फुंसी होता है उसको इग्नोर कर दिया और वो इग्नोरेंस ही फिर फिस्टुला का कारण बनती है। समस्या क्या आती है कि पेशेंट पहले ही उसमें धागे वागे बंधवा के आते हैं, जिसकी वजह से हमें वो एग्जैक्ट जो उसकी लोकेशन है, सुराख कहाँ पे है, जो बाहर की ओपनिंग कहाँ थी और कहाँ गई, उसके अलावा एक नया फिस्टुला भी बना लेते हैं वो धागा वागा उसमें घुसाने के बाद। फिस्टुला कभी भी एक छोटा मोटा धागा बांधने से हो ही नहीं सकता ठीक, क्योंकि ये कई कई सेंटीमीटर अंदर तक होते हैं शरीर के। हो सकता है ऊपर में उसने कहीं छोटा मोटा धागा बांध दिया, कोई फुंसी वुंसी होगी तो हो सकता है वो ठीक हो जाए, लेकिन अगर ये फिस्टुला होगा तो फिस्टुला का जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, दोनों स्फिंक्टर्स में कई कई सेंटीमीटर ऊंचे तक गई हुई होती है। फिस्टुला कहीं भी हो शरीर में, चाहे वो एनल जो आपका एरिया है जिसको मलद्वार बोलते हैं वहां पे फिस्टुला है, या पेट में है, छाती में है, या अंदर आंतड़ियों के अंदर कोई फिस्टुला है, या आपकी सांस की नलकी का कोई फिस्टुला है छाती के अंदर है, या ब्रेन के आसपास, तो सब फिस्टुला का ट्रीटमेंट संभव है। घर पे इसका क्या रख रखाव आप कर सकते हो, घर पे आप ये रख रखाव कर सकते हो। आपको इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर परमेल चौधरी, MBBS MS कोलोरेक्टल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। मेरी सर्विस रही है लगभग 20 साल की, जिसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्विस है। अभी मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में फ्रीलांसिंग करता हूँ और मैं ज़्यादातर जो केसेस होते हैं कॉम्प्लिकेटेड केसेस, जैसे मैं फौज में भी रहा हूँ, फौज में भी मैंने जॉब की है एज ए सर्जन। तो सर सबसे पहले जो एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि फिस्टुला आसान भाषा में क्या है और ये कैसे बनता है? देखिए सर, फिस्टुला जो है इसको साधारण जो सामान्य भाषा में जिसको भगंदर भी बोला जाता है, ये देखिए फिस्टुला तो कहीं भी हो सकता है शरीर में, जैसे ब्रेन में फिस्टुला हो सकते हैं, आपकी खाने वाली नलकी के साथ जो सांस वाली नलकी का जो कनेक्शन हो जाता है तब भी ये इसको फिस्टुला की समस्या हो जाती है, जिसको ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर जो हमारे एक आम लोगों में जो समस्या पाई जाती है वो होती है एनल फिस्टुला की, जो मलद्वार के आसपास जैसे कोई फोड़ा फुंसी होती है जो बटक्स के ऊपर, तो वो जब उस जो फोड़ा या फुंसी है, जिसके अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं एक, जैसे इस तरह से है ये ऐसे, तो बटक के ऊपर जैसे जो आपका जो एरिया है स्किन के आसपास का, तो उसके ऊपर जो पस बनती है, तो यहाँ की स्किन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये पस बाहर निकलने की बजाय अंदर की तरफ नरम हिस्से में चलने लगती है। तो ये हमारे जो मलद्वार को कंट्रोल करने वाली जो मांसपेशियां होती हैं उनको क्रॉस करते हुए मलद्वार के अंदर घुस जाती है और बड़ी आंतड़ी तक इसका कनेक्शन हो जाता है। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होते हैं। फिस्टुला होने का जो एक कॉमन कारण होता है वो क्या होता है? देखिए सर, सबसे जो कॉमन कारण क्या है कि कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, कहीं मरीज को कब्ज तो नहीं रहती है, कहीं उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम तो नहीं है, कहीं उसकी ऐसी सीटिंग है जिसमें लगातार कई कई घंटे तक वो कुर्सी पे बैठा रहता है, या कोई हार्ड लकड़ी के आसपास लकड़ी के ऊपर बैठा रहता है, या फिर ड्राइवर है, या ट्रेन का ड्राइवर है, या पायलट है जो घंटों घंटों तक लगातार कुर्सी पे बैठ के अपना काम करते हैं, या कंप्यूटर वाले जो सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले जो वर्कर होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो लगातार बैठने से क्या होता है, बटक्स के ऊपर पसीने आते रहते हैं, नमी बनी रहती है, और वही नमी बनती है तो वहाँ पे बैक्टीरिया आते हैं। और मलद्वार के आसपास अगर पसीने रहेंगे, लगातार नमी बनी रहेगी और वहाँ पे गर्मी बनी रहती है, तो वहाँ पे फुंसियाँ, शुरुआत में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, छोटी छोटी फुंसियाँ होती हैं। वहीं छोटी छोटी फुंसियों का जो इन्फेक्शन है जब शरीर के काबू से बाहर हो जाता है तब वो मलद्वार तक पहुंच जाता है और तभी वो ये फिस्टुला बनता है ज़्यादातर लोगों में, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। या फिर मैं एक बात और बोलूँगा कि जैसे कुछ लोगों में जैसे पाइल्स हैं या फिस्टुला है, उसका वो ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं करा रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिपेशन को करेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, या फिर जो यंग जो बच्चे होते हैं खासकर फौज के, तो वो तैयारी में लगे रहते हैं, भागदौड़ में लगे रहते हैं, नीचे कोई फुंसी उनके जो एनल जो मलद्वार के आसपास कोई होती है तो वो ध्यान नहीं देते हैं, या बाल उस एरिया में अधिक हैं, उसकी वजह से बाल की जड़ों के आसपास कोई छोटे मोटे इन्फेक्शन होता है, फुंसी बनती है, वहीं फिर फिस्टुला का आकार ले लेती है। देखिए सबसे जो ज़्यादा जो समस्या पाई जाती है लोगों में फिस्टुला के साथ साथ वो मिलता है डिप्रेशन। और डिप्रेशन भी सर मैं बताऊंगा कि ऐसा मिलता है लोगों के अंदर कि बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, ऑफिसर लगाओ या फिर मजदूर वर्ग लगाओ या ड्राइवर लगाओ, कुछ लोग इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, चाहे गवर्नमेंट जॉब में रहा है प्राइवेट प्रैक्टिस में। तो सर ये जो फिस्टुला है एक तरह से हमारे शरीर के अंदर एक जो ट्रैक का बन जाना, एक पाइप बन जाना, और वह पाइप हमारे शरीर के दो हिस्सों को मिला देता है। और वो जो पाइप जब तक वहां पर बना रहेगा, जैसे ये ट्रैक जिसको हम बोलते हैं, डॉक्टरी भाषा में ट्रैक बोलते हैं इसको, फिस्टुला ट्रैक, तो ये जो पाइप जो बन जाता है एक तरह से जैसे हमारे पास पेन होता है, तो पेन के अंदर जो रिफिल होता है पतली सी जो ये होती है, इस तरह का एक पाइप आपस में जुड़ जाता है।
दो चीजों को जोड़ देता है तो वही फिस्टुला या भगंदर बोला जाता है। इसको ट्रीट करने में समस्या ज्यादा होती है, इसमें पस बनती रहती है, कभी ब्लड निकलेगा इसमें से, और कभी कभी कुछ सालों तक अगर इसका ट्रीटमेंट ना करा जाए तो लास्ट में मतलब दशकों के बाद इसमें हो सकता है कि कोई स्किन का छोटा मोटा कैंसर हो जाए। हाँ, फिस्टुला अगर लगातार है, उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। उसकी पस जो निकलती है या ब्लड जो निकलता है या उसके अंदर से कुछ कचरा निकल रहा है, तो उसकी हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, साइटोलॉजी कराते हैं, और साथ ही साथ जो पस निकलती है उसके कल्चर कराते हैं। तो कहीं ये ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, मतलब जो टीबी का जो रोग होता है आंतड़ी का, कहीं वो तो नहीं है, कहीं ये अल्सरेटिव कोलाइटिस या आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोला जाता है, कहीं उसकी वजह से तो ये फिस्टुलास तो नहीं बने हुए। ज्यादातर लोगों में 99.99% लोगों में ये कभी कैंसर नहीं बनता। ट्यूबरकुलोसिस भी कुछ एकाध, मतलब टीबी का रोग भी किसी एकाध % लोगों में पाया जाता है। ज्यादातर ये इन्फेक्शन होता है, साधारण बैक्टीरिया का होता है, ये ठीक काफी मुश्किल से होता है। और इसमें जो मुश्किलात ये आती है कि जो हमारा जो मलद्वार होता है, एनल ओरिफिस जिनको के आसपास, जैसे एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, जो मलद्वार को कंट्रोल करते हैं, उसमें से गैस कब निकलेगी या फिर फिकल मैटर पोटी कब निकल रही है, कब उसको रोकना है। तो वो जो कंट्रोल सिस्टम होता है वही सबसे बड़ी बाधा बनता है फिस्टुला के ट्रीटमेंट में। क्यों बाधा बनता है? अगर ये फिस्टुला देखिए, इसने ये देखिए जो एक मांसपेशियों की एक लाइन से दिख रही है, जहां पे मैं उंगली चला रहा हूँ, ये इंटरनल स्फिंक्टर है, ये इस साइड में है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जिस स्फिंक्टर का मतलब क्या है, ये जैसे गोल गोल हमारा ये नीचे से मलद्वार होता है, उसकी चारों तरफ जैसे एक पाइप नुमा, ये एक सर्कल से बने हुए होते हैं। तो ये सर्कल नहीं कटने चाहिए, यही सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम इस पूरे ट्रैक को निकालेंगे तो उसका जो मरीज होता है उसका पैखाना और जो गैस है वो अनकंट्रोल हो जाती है, कभी भी उसका पैखाना निकल जाता है या कभी भी उसकी जैसे जो गैस निकलती रहती है और उसके जो कपड़े हैं वो खराब होते रहते हैं। ये घर पे कैसे पता कर सकते हैं, मान लीजिए फोड़ा है या ये फिस्टुला है? देखिए, घर पे आप नहीं पता कर पाते हैं कि क्या है ये, घर पे ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जब आप पड़ोस में जाएंगे या किसी झोला छाप के पास जाएंगे, वहीं से पेशेंट मिसगाइड होता चला जाता है। उसके बाद वो एक ट्रैप में फंस जाता है, एक जाल में फंस जाता है। वो क्या जाल होता है, किसी खोपचे वाले डॉक्टर जो कहते हैं जी जाओ वो एक धागा बांधेंगे आपकी बवासीर ठीक हो जाएगी, कोई बोलेगा कि एक धागे से कट लगाएंगे तो आपका फिसर ठीक हो जाएगा, कोई बोलेगा फिस्टुला को ऐसे चुटकियों में ना पूरी गारंटी वाला कार्ड वार्ड बना के देते हैं। तो उनके झांसे में कभी नहीं आना चाहिए। फिस्टुला ठीक होने की गारंटी ना एम्स ले सकता, ना ही हमारी फौज का आरआर ले सकता। आरआर जो सबसे बड़ा हमारा दिल्ली में बड़ा हॉस्पिटल है फौज का, वो भी गारंटी नहीं ले सकता है ना। कई बार तो ये भी होता है किसी किसी मरीज को एनल कैनाल का कैंसर होता है या रेक्टम का कैंसर होता है, बड़ी आंत का कैंसर होता है। वो जो सुराख बना के जब कैंसर का पानी बाहर तक आ जाता है, या टीबी जो आंतड़ियों की जो ट्यूबरकुलोसिस जो होती है, अगर उसका भी पानी या फोड़ा बाहर तक आ जाता है तो वो लोग उसको भी फिस्टुला बता के या फिर पाइल्स बता के उसमें भी धागा वागा घुसा देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर फैल जाता है, या वो मरीज है जो सही वक्त था वो वक्त बर्बाद कर देता है। तो इसमें मिसकंसेप्शन, मतलब जो लापरवाही बोलेंगे या फिर जो यहाँ वहाँ जो चुटकियों में जो इसका गारंटी वाला इलाज करते हैं, उनके झांसे में आके मरीज इसका बिगाड़ करके ही लाते हैं। हमारे सही सर्जन तो इसका होता है कोलोरेक्टल सर्जन, एटलीस्ट वो एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए। एमबीबीएस के बाद उसके पास एमएस या डीएनबी या फिर गैस्ट्रो सर्जन या कोलोरेक्टल सर्जन वो होना ही चाहिए, अच्छा खासा एक्सपीरियंस, ताकि जरूरत पड़ेगी तो उसका बड़ा ऑपरेशन भी, अगर कई बार क्या होता है ब्लीडिंग ज्यादा हो गई है या अंदर कहीं कैंसर ही मिल गया उस पेशेंट को या और कोई बीमारी मिल गई गंभीर, तब उस डॉक्टर के पास वो सारे के सारे आधुनिक उपकरण होने ही चाहिए। घर पे इसका क्या रख रखाव आप कर सकते हो, घर पे आप ये रख रखाव कर सकते हो। आपको लगता है मलद्वार में कोई सूजन है या कोई फोड़ा है, फुंसी या कोई मांस का जो कुछ बाहर निकल रहा है उसमें से, तो सबसे अच्छा है आपके पास डॉक्टर के पास, जब सर्जन के पास जब तक टाइम नहीं मिलता है, आप घर पे क्या करेंगे, पोटासियम परमैंगनेट, जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं लाल दवाई, एक प्लास्टिक का बर्तन लेंगे, स्टील का बर्तन नहीं लेना है, लोहे का बर्तन नहीं लेना है, चुटकी भर पोटासियम परमैंगनेट उसमें डालनी है और 2 चम्मच उसमें बिटाडिन, पोविडिन जो आयोडीन का जो जिसको साधारण भाषा में बिटाडिन का सोल्यूशन बोलते हैं, 1-2 चम्मच उसमें वो मिलानी है और दिन में कम से कम 4 से 5 बार उस पानी में बैठना है। और बैठने के बाद आप उस एरिया की सफाई अच्छे से कीजिए, ताकि उसके पास जो बैक्टीरियाज हैं, जो पालतू का जो कचरा है, पस है, उसमें से ड्रेन हो जाए। और गर्म पानी में बैठेंगे, उससे सिकाई भी होगी, उससे थोड़ा सा सूजन कम होगी, ब्लीडिंग कम होगी और पस भी कम होगी। जो आपका बटक वाला हिस्सा है उसको गीला नहीं रहने देने का, तौलिए से पूछ लेना है। आप जब भी टॉयलेट जाते हैं, पैखाना जाते हैं, पेशाब जाते हैं, तो उसके बाद उसको स्वच्छ पानी से धोने के बाद तौलिए से जरूर पोंछिए,
क्योंकि गिला एरिया रहेगा वहाँ पे, आप फिर से आप कुर्सी पे बैठ जाते हैं, काम धंधे में व्यस्त हो जाते हैं, तो वहाँ गिलापन रहेगा तो बैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरिया आएगा तो वहाँ पे फोड़ा फुंसी होगा तो फिर वो दिक्कत करेगा। कब्ज का निवारण करना ही करना है। थायराइड की बीमारी है या डायबिटीज़ है या जिसको शुगर मधुमेह जिसको बोला जाता है, या फिर हाइपरटेंशन है या मोटापा है, इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। 5 से 7 किलोमीटर का प्रत्येक दिन वॉक करनी है, चलना है। पेल्विक फ्लोर जो नीचे का जो हिस्सा है, कुछ मैं देखता हूँ लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, नीचे के हिस्से के वो एक्टिविटी नहीं होती, सारा दिन या तो बेड पे रहते हैं या दुकानदारी में व्यस्त रहते हैं, तो चलते फिरते नहीं। तो मैं कहूँगा अगर आपके पास समय है या समय नहीं भी है तो आपको कहीं दूर जाना है तो गाड़ी का, मोटर वाहन का प्रयोग ना करते हुए कम से कम प्रत्येक दिन 5 से 7 किलोमीटर आपको चलना ही चलना है। वहाँ उससे आप नीचे का जो मांसपेशियाँ मजबूत होंगी, वहाँ ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होगी तो आपका फिस्टुला भी ठीक होगा। अगर आप स्वस्थ तो स्वस्थ तो बने ही रहेंगे। तो ये आप घर पे कर सकते हैं। और घर पे तो यही है जी, किसी आप घर के मेंबर को आप दिखाइए कि पीछे की तरफ कोई फुंसी तो नहीं होगी। जब भी दर्द हो मलद्वार के आसपास तो तुरंत मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल 4-5 घंटे में किसी न किसी डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। और डॉक्टर भी मैं कहूँगा कि अगर ये कोई डॉक्टर ऐसे बैठा है जाते ही आपके 4 कैप्सूल लिख देता है तो वो दवाई आपको नहीं लेनी है। जो डॉक्टर आपको अच्छे से नहीं देखेगा मलद्वार के हिस्से, कई बार तो मैं सोचता हूँ कि कहते थे हमने तो दवाई ली थी, डॉक्टर कैसे ली थी जी, बिना दिखाई ली थी, ऐसे कहीं से जाके 4 गोलियां कैप्सूल लेके आ गए, वही खाते रहते हैं। फिर मरीज 1 साल 6 महीने 2 साल, कभी वो ठीक हो जाते हैं, कभी पस आनी बंद हो जाती है, कभी ब्लड आना बंद हो जाता है, कभी फिर से चालू हो जाता है। वो सोचते हैं हम दवाई लेंगे तभी ठीक हो जाता है, दवाई नहीं लेने से चालू हो जाता है। लेकिन वो फिस्टुला का ट्रैक है वो ठीक नहीं हो सकता बिना लेजर के, बिना वाप की मशीन के, बिना इसकी जो फिस्टुला की जो हम हाइब्रिड टेक्निक से जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं उसके बिना ये ठीक नहीं होते हैं। और ये है एनल कैनाल। देखिए यहाँ से लेकर वहां तक एक कनेक्शन बन गया, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि अंदर तक फैल जाता है। कई बार कुछ सेंटीमीटर फैलता है और कुछ कई बार ये 1-2 फीट गहराई तक पेट के अंदर बड़ी आंत तक चला जाता है, या फिर पेशाब की थैली के साथ कनेक्शन बना लेता है। या फिर महिलाओं में क्या होता है जब बर्थ होता है बच्चे का, उस दौरान भी उनको फिस्टुलास बन जाते हैं। फिस्टुला का मतलब क्या है, जैसे वेजाइना के का कनेक्शन चोट लगने में, बच्चा जब निकल रहा होता है जो बर्थ है वेजाइना में से, तब उसकी जो बच्चे का जो वेट है, आकार है, उसका सिर का जो हाथ पैरों का जो प्रेशर है, उसकी वजह से टीयर चोट लग जाती है वेजाइना में। और वो चोट कहाँ तक पहुंच जाती है, एनल कैनाल तक या फिर रेक्टम तक। तो वेजाइना का भी देखिए रेक्टम के साथ जो फिस्टुला बन जाता है काफी, है ना। वैसे ही लेडीज में जो बच्चादानी जो होती है उसका कनेक्शन भी पेशाब की थैली के साथ होता है। तो फिस्टुला के अनेक प्रकार हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन फिस्टुला वो होता है मलद्वार के आसपास बनने वाले किसी फुंसी की वजह से फिस्टुला। तो फिस्टुला की वजह से कभी भी डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, इसका इलाज संभव है। और जो इसका इलाज संभव है वो हमेशा एक एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड कोलोरेक्टल सर्जन या लेप्रोस्कोपिक सर्जन, या फिर सर्जरी में जो काफी पुराने लोग हो चुके हैं जिन्होंने ओपन सर्जरियां कर रखी हैं। जैसे मैं कहता हूं कि हम बुलेट इंजुरी, गोली भी लग जाती है शरीर में तब भी उसका उपचार करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, आंतड़ियां फट जाती हैं तब भी उसका उपचार करते हैं। तो ये फिस्टुला क्या ही चीज है, तो आप घबराइएगा नहीं। कभी भी फिस्टुला को लेकर आप झोला छाप या पुलिया के नीचे बैठे हुए छोटे छोटे खोपचे से जो बना रखे होते हैं, वो कहते हैं जी फिस्टुला को एक धागे से हम ठीक कर देंगे, या बंगाली जिनको डॉक्टर बोला जाता है, बंगाली सिंपल भाषा में, बंगाल की बात नहीं कर रहा मैं इसमें। या फिर क्या होता है कुछ जो गांव में झोला छाप होते हैं वो ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे पेशेंटों को पाइल्स है, फीसर है, इन्हीं को फिस्टुला बोल के ले जाते हैं, उसी पे धागे वागे बांध देते, कहते हैं आपका फिस्टुला ठीक हो गया। नहीं, फिस्टुला कभी भी एक छोटा मोटा धागा बांधने से हो ही नहीं सकता ठीक, क्योंकि ये कई सेंटीमीटर अंदर तक होते हैं शरीर के। हो सकता है ऊपर में उसने कहीं छोटा मोटा धागा बांध दिया, कोई फुंसी वुंसी होगी तो हो सकता है वो ठीक हो जाए। लेकिन अगर ये फिस्टुला होगा तो फिस्टुला का जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, दोनों स्फिंक्टर्स में कई सेंटीमीटर ऊंचे तक गई हुई होती हैं। तो फिस्टुला का जो ट्रीटमेंट है वो हाइब्रिड टेक्निक, लेटेस्ट जो टेक्निक है आज के दिन, जैसे हम पहले MRI करेंगे, उसका पता लगाएंगे कि फिस्टुला कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है या सिंपल फिस्टुला है, या फिर इस फिस्टुला कितने सेंटीमीटर का है, किस तरह से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या चारों तरफ जैसे 6 o'clock पे है, 9 o'clock पे है, 3 o'clock पे है, या किस डायरेक्शन में इसकी ओपनिंग बनी हुई है। अंदर जो एनल कैनाल में है, जो मलद्वार है, उसके अंदर जैसे जो बड़ी आंत का हिस्सा होता है, या फिर जो एनल जो ओपनिंग होती है मलद्वार की, उसके आसपास कहाँ पे इसकी इंटरनल जो एक ओपनिंग है, ओपनिंग का मतलब इसका सुराख जो बना हुआ है, तो वो सही इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम मरीज को ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि क्या इसके शरीर में कहीं इसको थायराइड की समस्या तो नहीं है, क्या कहीं इसको डायबिटीज तो नहीं है, कहीं इसको हाइपरटेंशन तो नहीं है, मतलब बीपी की बीमारी या हार्ट की बीमारी। तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर शुगर है या थायराइड है तो पहले हम शुगर या थायराइड की दवाई चलाएंगे ताकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी बने। इम्यूनिटी अच्छी होगी तभी वो ऑपरेशन को अच्छे से
टैकल कर पाएगा और उसके शरीर में अच्छी हीलिंग होती है। हमारे पास समस्या क्या आती है कि पेशेंट पहले ही उसमें धागे वागे बंधवा के आते हैं, जिसकी वजह से हमें वो एग्जैक्ट जो उसकी लोकेशन है, सुराख कहाँ पे है, जो बाहर की ओपनिंग कहाँ थी और कहाँ गई, उसके अलावा एक नया फिस्टुला भी बना लेते हैं वो धागा वागा उसमें घुसाने के बाद। तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ अगर फिस्टुला का डाउट है, आपके शरीर में मलद्वार के आसपास है, या पेशाब में से पोटी की स्मेल आती है, या फिर कोई महिला है अभी डिलीवरी हुई है और उसके जो वेजाइना में से कभी कभी अगर पेशाब आता है, तो हो सकता है उसको जो वेजाइनल फिस्टुला बन चुका है। और फिस्टुला के लिए सबसे जो बेस्ट जो आज के दिन टेक्निक है वो हाइब्रिड टेक्निक है, जिसमें हम वाफ्ट मतलब कि जो दूरबीन वाले जो उपकरण है वो भी यूज़ करते हैं, लेजर का उपकरण भी यूज़ करते हैं, और हार्मोनिक जो हमारे पास मशीन होती है हार्मोनिक जो अल्ट्रासोनिक जनरेटर से चलती है वो भी इस्तेमाल हम करते हैं तब जाके। और उसके बाद ड्रेसिंग भी करते हैं। रेगुलर हमारे साथ फॉलोअप में भी रहना चाहिए। डेली पेशेंट आएगा या कहीं दूर है तो वो किसी भी सर्जन जो नियर बाई कोई सर्जन हो उसको दिखाता रहेगा, उसकी मलहम पट्टी कुछ दिन तक कराएगा। और जो लेजर सर्जरी में उसमें छोटे से छोटे कट्स के साथ ही भी छोटे छोटे मोटे एक जो सुराख के साथ में हम इस फिस्टुला को ठीक कर पाते हैं। तो सर यही है फिस्टुला जो सबसे मतलब एक तरह से गंभीर बनता है, और लोग इसमें लाखों रुपए, जैसे बड़े बड़े अगर दिल्ली की बात करूँ, बॉम्बे की बात करूँ, या गुड़गांव की बात करूँ, या फरीदाबाद की बात करूँ, या फिर देश में मतलब कई कई लाख रुपए खर्च कर देते हैं लोग। इसका जो निवारण जो हो पाया वो हो पाया है लेजर की मशीन आने के बाद। लेजर की मशीन है, हार्मोनिक की मशीन है, लेप्रोस्कोपी है, और जो वाफ्ट वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट के लिए जो छोटे छोटे स्कोप आते हैं, मिलीमीटर्स में होते हैं, वो स्कोप जो दूरबीन हम अंदर डाल के देख लेते हैं कि इसकी कितनी ब्रांचिंग है, मतलब कितनी इसकी टहनियां हैं, शाखाएं बनी हुई है। तो वो सब का हम असेसमेंट करने के बाद हम इसका क्या कराते हैं, उससे पहले एमआरआई कराते हैं। एमआरआई से देखिए कुछ लोग क्या होते हैं कि एमआरआई नहीं कराते हैं, वो झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाते हैं और यूँ चाहते हैं कि बस एक धागा बांध दो, जिसको सिटोनिंग बोलते हैं, जो प्राचीन समय में करते थे जब आधुनिक तकनीक हमारे पास नहीं होती थी। लेकिन अब जब से आधुनिक तकनीक आ गई हैं, दूरबीन की सर्जरी आ चुकी है, लेप्रोस्कोपी जिसको हम बोलते हैं, या फिर वाफ्ट आ चुका है, लेजर एक वरदान साबित होता है फिस्टुला के मरीजों के लिए, या फिर जो पाइल्स के मरीज हैं जिसमें पाइल्स हो जाती हैं, और जो ये फीसर जो ये बड़े बड़े कट लग जाते हैं, जो मलद्वार जिसको एनल कैनाल बोलते हैं, उसके अंदर तो बहुत दर्दनाक स्थिति। लेकिन फिस्टुला, पाइल्स और जो ये फीसर वाली जो समस्या है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। देखिए अगर फीसर है, ये जो घाव बना हुआ है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हुआ है या किसी अन्य वजह से, ये घाव आपके मलद्वार पे है, तो इस घाव में क्या बनती है, पस मवाद बनती है, और वही मवाद एक ट्रैक बना सकती है जिससे कि फिस्टुला बन जाता है। वैसे ही ये आपका जो एक्सटर्नल पाइल्स हैं या इंटरनल पाइल्स, जिनको कि बवासीर बोला जाता है, खूनी बवासीर है या फिर दर्द वाली बवासीर है, अंदर जो बवासीर होती है वो खूनी, उसमें से ब्लड निकलता है एक तरह से टप टप करके, और कुछ लोगों में ब्लड की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इनमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है, पस बन जाती है, तो ये भी देखिए इसमें एक सुराख बना लेती है, और वो सुराख दूर जाके निकलता है तो फिस्टुला बना जाता है। तो फिशर है या फिर पाइल्स है तो उस केस में भी फिस्टुला हो जाता है। और फिस्टुला होने के बाद क्या होता है, ये देखिए जो मलद्वार है उसके मलद्वार बीच में है, उसके चारों तरफ देखो छोटे छोटे सुराख से दिख रहे हैं आपको, है ना, ये सुराख हो जाते हैं। ये देखिए उसका ट्रीटमेंट के दौरान उसके अंदर ये थ्रेड डाल रखे हैं, धागे से उसमें घुसा रखे हैं, और धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट होता है। ऑपरेशन से इलाज है या दवाइयों से भी ठीक हो सकता है? देखिए ऑपरेशन के नाम से सब कोई डरते हैं पेशेंट ना, तो मैं तो ये कहूँगा कि ऑपरेशन नहीं है, एक प्रोसीजर है जिसमें हम लेजर इस्तेमाल करते हैं, और कम से कम एक तरह से बोलूँगा कि कट से हम आपका इलाज करते हैं फिस्टुला का। फिस्टुला कहीं भी हो शरीर में, चाहे वो एनल जो आपका एरिया है जिसको मलद्वार बोलते हैं वहाँ पे फिस्टुला है, या पेट में है, छाती में है, या अंदर आंतड़ियों के अंदर कोई फिस्टुला है, या आपकी सांस की नलकी का कोई फिस्टुला है, छाती के अंदर है, या ब्रेन के आस, तो सब फिस्टुला का ट्रीटमेंट संभव है। लेकिन वो टाइमली अगर आप जाएंगे तभी संभव है, ऐसे नहीं है कि आप यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट करते ही रह गए। खाने में और क्या ध्यान रखना चाहिए? खाने में बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खाने में आप जो सब्जियां मैं बता रहा हूँ वो सब्जियों का भरपूर प्रयोग करेंगे, जैसे कि सबसे अच्छी है घिया, तोरी, पेठा, इनका छिलका उतार के आप सब्जी खाइए, कम मिर्ची वाला खाना खाएंगे। और उसके अलावा है टिंडा, ये सब्जियां खाएंगे। सीजन में जो भी आपको सस्ता फल मिलता है, सलाद मिलता है, उसका भरपूर प्रयोग करना ही करना है। लगभग 1 किलोग्राम फल या सब्जियां आपको प्रत्येक दिन खानी है, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके खाइए पूरे दिन में। और बचा हुआ जो हिस्सा है वो आप जैसे अपना दाल, रोटी, राजमा, सब्जी, प्रोटीन्स का जो भी आपको पनीर खाते हैं या कुछ और खाते हैं तो प्रोटीन का सामान, कार्बोहाइड्रेट वगैरह आप ले सकते हैं।